गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर गिला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री तेजा फाउंडेशन किशनगढ़ ट्रेनवार में। आज का बायोलॉजी का अपना टॉपिक है एंजाइम। देखिए, जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जितने भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करवाने के लिए जो एंजाइम है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज देखते हैं कि जो एंजाइम है वो वास्तविक रूप से होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनके जो कार्य वगैरह हैं वो किस तरीके से संपन्न होते हैं। तो देखिए, जो एंजाइम है, इन एंजाइमों की जैव उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटलिस्ट के रूप में पहचान एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, इन्होंने की थी। बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट का अर्थ होता है कि जो रिएक्शन होती हैं तो उनको बूस्टअप कर दें, यानी कि जो अभिक्रियाएं होती है तो उनके वेग को बढ़ा दें, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ जो एंजाइमों की बात कर रहे हैं वो एक प्रकार से कि एंजाइमों की पहचान जो जैव उत्प्रेरक है यानी कि जो बायोकैटलिस्ट हैं उसके रूप में बर्जीलियस ने की थी। अब बात करें अगर एंजाइम शब्द की, तो एंजाइम शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे विली कोहने। 1878 में विली कोहने ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। और एक वैज्ञानिक थे बुकनर ने जो यीस्ट हैं, तो यीस्ट की कोशिकाओं में या यीस्ट की कोशिकाओं में खमीरीकरण करने वाले एक पदार्थ को अलग किया था और उस पदार्थ को नाम दिया जाइमेज, जो भी एक एंजाइम है। या ऐसा भी मान सकते हैं कि जो जाइमेज हैं ये सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम था। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर बात करें एक वैज्ञानिक सुमनर ने 1926 में जो यूरेज एंजाइम है, इस यूरेज एंजाइम के रवे प्राप्त किए या रवे तैयार किए, मतलब क्रिस्टल प्राप्त किए यूरेज एंजाइम के। तो जो सुमनर वैज्ञानिक है उसने यूरेज जो एंजाइम है उसके क्रिस्टल तैयार किए थे। फिर बात करें अगर डेफिनेशन की कि एंजाइम की परिभाषा क्या हो सकती है, तो वास्तविक रूप से ऐसे प्रोटीन से बने हुए ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाएं हैं उनमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करवाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एंजाइम कहलाएंगे। तो बात कर सकते हैं एंजाइम की डेफिनेशन की, तो प्रोटीन के बने हुए ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। सुमनर और इनके साथी थे नॉर्थरोप और स्टैनले। तो सुमनर और इनके जो साथी वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, 1930 में एंजाइम की जो प्रोटीन प्रकृति है उसके बारे में बताया था। और वो ये वास्तविक रूप से इन्होंने एक प्रैक्टिकली तौर पर एंजाइम की जो प्रकृति है इसको प्रोटीन के रूप में बताया था। यानी कि जो अधिकांशतः जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इस कारण से इस प्रोटीन से संबंधित कार्य के लिए इन वैज्ञानिकों को 1947 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो एक वक्तव्य यहां लिखा हुआ देखो कि लगभग सभी जो एंजाइम है यानी कि अधिकांशतः जो एंजाइम है वो प्रोटीन है यानी कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं हो सकती है। अगर यहां बात करें कि अधिकांशतः जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन के या जो प्रोटीन है उससे ना बनकर जो आरएनए हैं, जो आरएनए मॉलिक्यूल हैं वो हो सकते हैं, यानी कि आरएनए के बने हुए हो सकते हैं। तो इन अपवाद स्वरूप में दो एंजाइम, यहाँ भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन के जो नहीं बने हुए एंजाइम है या जो आरएनए के बने हुए एंजाइम है वो कौन से हैं। तो देखिए, एक तो अप्रोटीन वाले एंजाइमों में एक तो आता है राइबोजाइम और एक आता है राइबोन्यूक्लियेज फास्फेट। क्यों? क्योंकि ये आरएनए निर्मित एंजाइम है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि आरएनए निर्मित या अप्रोटीन एंजाइम है वो कौन से हैं, तो एक तो राइबोजाइम और एक राइबोन्यूक्लियेज। अब बात करते हैं कि वास्तविक रूप से जो पूर्ण एंजाइम है वो क्या होता है, किसका बना हुआ होता है पूर्ण एंजाइम, इसके कितने भाग हो सकते हैं। तो अगर पूर्ण एंजाइम है इसको होलो एंजाइम कहा जाता है। तो होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम है इसके दो भाग होते हैं, जिसमें जो प्रोटीन वाला जो भाग होता है वो तो कहलाएगा एपो एंजाइम
और जो अप्रोटीन वाला भाग है वो कोफैक्टर कहलाता है। तो यानी कि एक जो होलो एंजाइम है उसके दो भाग होंगे, एक तो होगा एपो एंजाइम, एक होगा कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग, कोफैक्टर अप्रोटीन वाला भाग। अब बात करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी कि उनमें अप्रोटीन वाला भाग नहीं होता है। तो यहाँ दो तीन एंजाइमों के नाम दिए गए हैं, देखें। एक जैसे पेप्सिन एंजाइम है जो आमाशय में होता है, एमाइलेज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम है। ये ऐसे एंजाइम है जो पूरी तरीके से प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन अधिकांशतः एंजाइम है उनमें दो भाग होते हैं, एक तो एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग, एक कोफैक्टर अप्रोटीन वाला भाग। अब बात करते हैं यहां कि जो प्रोटीन वाला भाग है इसके अतिरिक्त जो कोफैक्टर होता है, अप्रोटीन जो भाग होता है, इसके तीन भाग पढ़े जाते हैं। यानी कि कोफैक्टर के तीन भाग पढ़े जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोस्टेटिक समूह है। यानी कि प्रोस्टेटिक जो समूह है ये कौन सा होगा, होलो एंजाइम या कोफैक्टर का कौन सा भाग होगा? ये ऐसा भाग होता है जो एपो एंजाइम है। तो इन एपो एंजाइम से मजबूती से या दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, तो वो कोफैक्टर का कौन सा भाग हो जाएगा? प्रोस्टेटिक समूह है। दूसरा भाग आता है इसका कोएंजाइम, यानी कि सह एंजाइम। कोफैक्टर का दूसरा भाग आता है कोएंजाइम यानी कि सह एंजाइम। ये या बात कर सकते हैं कि जो एंजाइम है उसका ये वाला ऐसा पार्ट है जो एपो एंजाइम से लूज यानी कि ढीले तरीके से जुड़ा होता है, क्षणिक होता है, ये पल भर के लिए जुड़ता है। तो ये भाग कौन सा हो जाएगा? कोएंजाइम। इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जो कोफैक्टर हैं इसके दो पार्ट, एक तो प्रोस्टेटिक समूह है और एक जो कोएंजाइम है, इनको ऑर्गेनिक पार्ट के तौर पर भी लेते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से कोफैक्टर के कार्बनिक भाग के रूप में भी होते हैं। फिर आता है कोफैक्टर का तीसरा अकार्बनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट, जो क्या कहलाएगा? सक्रियक। तो यहां भी एक देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि कोफैक्टर का अकार्बनिक जो भाग होता है वो कौन सा होगा? तो वो होगा सक्रियक यानी कि एक्टिवेटर। सक्रियक क्या होते हैं? तो जो कोफैक्टर होते हैं, तो कोफैक्टर में अकार्बनिक प्रकृति का जो धातु आयन होता है, यानी कि किसी धातु का बना हुआ आयन, तो वो क्या कहलाएगा? सक्रियक यानी कि एक्टिवेटर कहलाएगा। और धातु आयन के रूप में जैसे Fe++ हो सकते हैं, Mg++ हो सकते हैं, Zn++ हो सकते हैं, Cu++ हो सकते हैं, तो ये एक्टिवेटर कहलाते हैं। तो यहां से देखिए इसमें जो एंजाइमों का जो इंट्रोडक्शन है, इनकी जो हिस्ट्री है और ये इनका जो इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन से इसमें पार्ट सम्मिलित हैं, तो इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइमों के विशिष्ट गुणों की। तो देखिए एंजाइमों के गुणों की बात करें तो सबसे पहले इनका गुण आता है प्रोटीन या प्रोटीन प्रकृति। अभी अपन ने बात की थी कि जो अधिकांशतः जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये उनकी प्रोटीन प्रकृति। प्रोटीन के अलावा ये जैसे जो कार्बनिक हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, या बात करें तो जैसे कोई धातु परमाणु या जो आयन है उनके बने हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि प्रोटीन के साथ में होते हैं। तो अधिकांशतः जो एंजाइम है वो एक प्रकार से जो प्रोटीन है, यानी कि उनकी जो रासायनिक प्रकृति वो प्रोटीन की होती है। दूसरा इनका गुणधर्म है कोलाइडी प्रकृति। कोलाइडी प्रकृति का मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये ज्यादा होने के कारण जो क्रियाधार होते हैं, यानी कि जो सबस्ट्रेट होते हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा जगह है, यानी कि ज्यादा सतह प्रदान कर सकते हैं। तो जिससे जो अभिक्रिया है वो तेजी से संपन्न होती है, यानी कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है वो तेजी से संपन्न होती है। अब बात करते हैं इसके बाद में विशिष्टता की। ये इनका बहुत अच्छा एक गुणधर्म है। विशिष्टता का मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम है वो एक विशेष अभिक्रिया के प्रति हैं, वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं तो उनको ज्यादा सही तरीके से संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, उनको संपन्न करवा सकते हैं। जो एक से अधिक प्रकार की जो क्रियाकारक हैं तो उनके साथ में जुड़कर उन अभिक्रियाओं को संपन्न करवा सकते हैं। तो देखिए विशिष्टता जो है
इसमें अपन बात करते हैं, एक होती है निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता, देखिए निरपेक्ष विशिष्टता का अर्थ क्या हुआ? निरपेक्ष विशिष्टता का मतलब यह है कि ऐसे एंजाइम जो एक ही प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, तो वो उनकी कौन सी विशिष्टता होगी? निरपेक्ष विशिष्टता। जैसे एक उदाहरण की बात करें तो एक यूरिएज जो एंजाइम है, यूरिएज जो एंजाइम है, ये जो यूरिया है या जो विशिष्ट प्रकार का जो यूरिया होता है, तो उसका जल अपघटन कर सकता है। यूरिया उसका जल अपघटन कर सकता है। तो ये इस एंजाइम की क्या हुई? निरपेक्ष विशिष्टता, यानी कि एक ही प्रकार की अभिक्रिया संपन्न करवा रहा है, यानी कि केवल और केवल यूरिया है उसका क्या कर रहा है? ये जल अपघटन कर रहा है। एक होती है समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता, देखिए समूह विशिष्टता का अर्थ क्या हुआ? समूह विशिष्टता का अर्थ हुआ कि ऐसे एंजाइम जो क्रियाधारकों का एक जो समूह है उस पर क्रियाशील रहे। तो यहां बात करें, अगर उदाहरण की बात करें कि वास्तव में समूह की विशेषता किस प्रकार से हो सकती है, तो देखें जो हेक्सोकाइनेज प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होते हैं, ये जो हेक्सोज जो प्रकार की जो शर्करा है, एक जो समूह है शर्करा का, शुगर का, कौन सा? हेक्सोज प्रकार की जो शर्कराएं हैं, ठीक है, तो उन पर क्रियाशील होते हैं। तो हेक्सोज शर्कराओं का एक समूह है और उस समूह पर कार्य करने वाला कौन सा एंजाइम होगा? हेक्सोकाइनेज। तो ये जो हेक्सोकाइनेज है जो एक ही प्रकार के समूह पर क्रियाशील है, तो इस प्रकार की जो विशिष्टता वो क्या कहलाती है? समूह विशिष्टता। फिर बात करें तो एक होती है बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता, बंध विशिष्टता का मतलब यह हुआ कि ऐसे एंजाइम जो क्रियाधारकों में तो रासायनिक बंध होते हैं उनको पहचान कर और उन पर क्रियाशील हो। जैसे बात करें तो राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है, ये पिरिमिडीन जो क्षारक हैं, तो इन पिरिमिडीन क्षारकों के 3 प्राइम सिरे से फास्फोडाइएस्टर बंध जो है, फास्फोडाइएस्टर बंध है, इनका जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। तो देखिए ध्यान देना, यहां बंध विशिष्टता का अर्थ हुआ कि ऐसे एंजाइम जो क्रियाधारकों में एक विशिष्ट जो बंध उसकी पहचान कर उस पर क्रियाशील हो। जैसे जो राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है, वो जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, तो इनका जो 3 प्राइम जो सिरा है, तो उस पर जो फास्फोडाइएस्टर जो बंध होते हैं उनका जल अपघटन करता है। फिर बात करें तो एक होती है त्रिविम विशिष्टता। देखिए त्रिविम में जो विशिष्टता है, इसका अर्थ ये होगा कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, यानी कि जो क्रियाधारक होंगे तो उनके जो त्रिविम जो समावयव होते हैं उन्हीं पर क्रियाशील वो हो सकते हैं, उनके जो दूसरे रूप होते हैं उन पर वो क्रियाशील नहीं होते हैं। तो ये उनकी क्या कहलाएगी? त्रिविम विशिष्टता। तो विशिष्टता की बात करें तो अभी बात कर रहे थे कि जो एंजाइम होते हैं ये एक विशेष प्रकार की विक्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, वो इनका जो गुणधर्म विशिष्टता कहलाता है। तो ये 4 प्रकार की विशिष्टता हो सकती है। एक तो हो सकती है निरपेक्ष विशिष्टता, एक समूह विशिष्टता, एक बंध विशिष्टता और एक हो सकती है त्रिविम विशिष्टता। इसके बाद में अगले गुणधर्म की अगर बात करें एंजाइमों की, तो वो होता है वृत्त आकार। वृत्त आकार का मतलब है कि इनका आकार बड़ा होता है। तो एंजाइमों का जो आकार है वो बड़ा होने के कारण क्या है कि जो क्रियाधार हैं तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में एंजाइम होते हुए भी जो क्रियाधार हैं तो उनसे तेजी से विक्रिया संपन्न करवा सकते हैं, यानी कि इनका आकार बड़ा होता है। तो अगर इनकी बहुत कम मात्रा है तो भी ये अभिक्रिया को संपन्न करवा सकते हैं। फिर आती है इसके बाद में इनकी उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब ये हुआ कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन है वो भी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो एंजाइम है वो चाहे से जो क्रियाधार है वो अम्लीय हो या क्षारीय हो, यानी कि दोनों प्रकार के क्रियाधार हो, चाहे वो अम्लीय हो या क्षारीय हो, दोनों से ये अभिक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। फिर आती है इनकी इष्टता।
स्थिरता का मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम होते हैं ये एक विशिष्ट प्रकार की अवस्थाओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये इनका जो गुण है वो स्थिरता कहलाती है। इसका मतलब कि ऐसे कुछ कारक होते हैं जिनसे जो एंजाइम है इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है, और जो विशिष्ट अवस्थाएं होगी उन पर ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। तो अगर बात करें इनके स्थिरता से संबंधित, तो जैसे ताप है, जैसे पीएच है, या जैसे जो सबस्ट्रेट है यानी कि क्रियाधारक हैं, तो उनकी जो सांद्रता है, ठीक है, तो इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि ये चीजें हैं वो जो एंजाइम्स हैं इनकी क्रियाशीलता इनसे प्रभावित होती है, ये चीज कहलाती है स्थिरता। फिर आता है एंजाइम संदमन यानी कि एंजाइम निरोधन। ऐसे जो रासायनिक कारक या ऐसे जो रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम है उनकी क्रियाशीलता को कम कर दें, या बात कर सकते हैं कि जो एंजाइम है उनकी क्रिया को पूरी तरीके से समाप्त कर दें, उनको रोक दें। तो ऐसे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे जो रासायनिक कारक होते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम संदमन। यानी कि ये जो एंजाइम है उनकी क्रिया को या तो धीमा कर देंगे या पूरी तरीके से रोक देंगे। तो ये हुए एंजाइमों के विशिष्ट गुण। इनके आप क्वेश्चन है वो आप तैयार कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। जो हमारा चैनल है इसे लगातार जुड़े रहिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इसको लगातार सब्सक्राइब कीजिए। अगर और ज्यादा वीडियो प्राप्त करने हैं तो उसका जो बेल आइकन है उसको दबाइए। जय हिंद, जय भारत।